नमस्कार साथियों। आज है 15 अक्टूबर और आज एसएससी एमटीएस का एग्जाम था। एसएससी एमटीएस 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ एनालिसिस कराऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अभी पिछले दिनों आपके से हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, मतलब किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। आज बौद्धों से आया है, तो बौद्ध, ईसाई, हिंदू, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, जो जनसंख्या टॉपिक है, इनका जो है धर्म विशेष जो जनसंख्या का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन रिपीट होंगे आगे आने वाले शिफ्टों में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्धों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की कुल आबादी में बौद्ध धर्म का हिस्सा जो है 5.81% है, ठीक है। यहाँ बौद्ध धर्म के जो है 65,31,200 लोग रहते हैं, जो भारत के कुल बौद्धों का 77.36% है, जो काफी ज्यादा है, ठीक है। कारण क्या है इसका? महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का जो इतना प्रभाव है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन ये बौद्ध धर्म अपनाया था, सामूहिक धर्म परिवर्तन किया था जो है, ठीक है, अभी वो जल्दी ही वो चीज बीता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया था, आपने अगर देखा होगा जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो कारण वही पड़ता है, चूंकि लगभग उस समय जो है 3,65,हजार के आसपास जो है लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया था, सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था, सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन किया था। और शायद संसार में इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके चूंकि अब बौद्ध धर्म वहाँ पे ज़्यादा है, बौद्ध लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म के स्मारक भी होंगे, जैसे अजंता है, एलोरा है, ये सब बौद्ध धर्म की स्मारक हैं, गुफाएं हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म में राजकीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। सातवाहन काल में यहाँ बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है। मंदिर से ऊपर क्वेश्चन अब तक कई बार बन चुका है, ठीक है। जैसे कि उत्तरी भारत में मंदिरों के निर्माण की शैली कौन सी पूछा गया था जो है, ठीक है। तो मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन आज दोबारा पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गर्भगृह, ठीक है। मंदिर में देवता जहाँ निवास करते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। और मंदिर के ऊपर जो टावर नुमा रचना होती है उसको शिखर या विमान कहते हैं। और मंदिर के चारों ओर जो जगह छोड़ी जाती है उसको परिक्रमा स्थल बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरुणा आशफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में आपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ठीक है। 1992 में आपको पद्म विभूषण, 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी थी, ठीक है। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ साथ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा मेरे भाई, देखिए आपको कितना आता है, ठीक है। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कृतिवर्मन द्वितीय। कृतिवर्मन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने 1753 में कृतिवर्मन को द्वितीय को हराया था, ठीक है। कृतिवर्मन द्वितीय विक्रमादित्य प्रथम के परपोते थे। अगला प्रश्न है कि पौधे सूर्य से कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? पौधे सूर्य से कितनी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 1 से 3% है, ठीक है। ऑप्शन में आपको शायद 1% दिया था, तो 1% का राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से कुल ऊर्जा का लगभग 1% ही ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए सूर्य की ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं।
ठीक। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ल इसका राइट आंसर है। वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। वर्तमान उपमुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शासन से है? तो इसका राइट आंसर है ओडिसी। महत्वपूर्ण बात यह है जो अक्सर पूछा जाता है, उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिट्टी बाबू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चिट्टी बाबू का संबंध बीड़ा वाद्य यंत्र से है। आप कर्नाटक संगीत शैली के महान बीड़ाकारों में आपकी गिनती होती है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का प्रमुख उद्योग क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प ये सब वैदिक काल के प्रमुख उद्योग थे। कृषि शायद आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए कृषि इसका राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। कृषि जो है वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था, जिसमें जौ और गेहूं मुख्य फसलें थी। पशुपालन की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, इसलिए उनके जीवन में पशुपालन का ज्यादा महत्व था। गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और इसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। ठीक है। कहा भी जाता है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। हाँ, तो गोधन गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ठीक है। अगला धातु शिल्प की अगर बात की जाए तो इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। स्वर्ण लोहे के अलावा लोहे के अलावा टीन है, तांबा है, चांदी है, शीशे से भी परिचित हो चुके थे आर्य जो है। ठीक है। वस्त्र निर्माण, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। ऊण, ऊण मतलब ऊन, और सज, सज मतलब सन, इसका उल्लेख इस काल में मिलता है। ठीक है। व्यापार की अगर बात करें तो वैदिक काल में व्यापार पर्ण द्वारा संपादित होता था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद ये मुद्रा के प्रकार थे। ये सारी मुद्राएं जो वैदिक काल में चलती थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम्बई या मुंबई। भारत में पहली सफल सूती, वैसे बात की जाए पहली सूती मिल तो कलकत्ता में स्थापित हुई थी, लेकिन चूंकि वो चल नहीं पाई इसलिए उसका जिक्र नहीं होता है। बॉम्बे में जो मिल स्थापित हुई ना ये सफल हुई, इसलिए इसको सफल सूती कपड़ा मिल कहा जाता है। ये मुंबई के तारदेव में 1854 में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना कोवा सजी नाना भाई डावर उनके सहयोगियों ने किया था। इस मिल का नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न अनुच्छेद 163 से संबंधित था शायद जो है। ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 का संबंध राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से है। क्या कहता है अनुच्छेद 163? इसके मुताबिक राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। अगला प्रश्न डीपीएसपी से आया था। तो देखिए डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ये सिद्धांत सरकार को कानून बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक होते हैं। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए नैतिक और सामाजिक दिशा तय करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम कब होती है या सबसे कम कब घुलती है? तो 3 कारकों पर निर्भर करता है, तापमान, दबाव और पानी की गहराई। ठीक है। देखिए तापमान, गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दबाव अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। पानी की गहराई, जैसे जैसे हम नीचे पानी में जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है पोंगल से संबंधित था कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए पूरी बात आपको बता देते हैं। देखिए पोंगल जो त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, 4 दिनों तक त्यौहार चलता है। पहला दिन जो होता है उसको भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस पुस्तक का संबंध संभाजी महाराज से है? अगर ऑप्शन में बुद्ध भूषणम था तो टिक करना था आपको जो है। ठीक है। वैसे संभाजी महाराज की इसके अलावा बुद्ध भूषणम के अलावा 3 पुस्तकें और हैं, नायिका भेद है, 7 शतक है, नखशिखा है। ठीक है। जो कि हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई है और बुद्ध भूषणम इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि राजनीतिक कविता है। ठीक है। शायद ऑप्शन में यही था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मकर बिलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है केरल। ठीक है। ये
मकर संक्रांति के दिन शबरीमाला जो मंदिर है वहां पर आयोजित किया जाता है। वहां पर ज्योति जलाई जाती है जिसको मकर ज्योति कहते हैं। उसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शबरीमाला मंदिर में इकट्ठी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऑप्शन में आपके नर्मदा नदी था, इसलिए नर्मदा इसका राइट आंसर है। लेकिन नर्मदा नदी जो है ना मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पश्चिम से बहने वाली जितनी भी नदियां हैं ना, चाहे वो नर्मदा हो, तापी हो, साबरमती हो, ये सब जो है ना डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये सब बनाती हैं ज्वार नद मुख। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 किस तरह की बीमारी है? कोविड-19 जो है ना ये वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, सार कोव 2 भी कहा जाता है, कोरोना वायरस भी कहते हैं इसको जो है। तो ये वायरस जनित बीमारी है। इसमें गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है जिसमें डेथ भी शामिल है। ठीक है, उपाय क्या है? टीका सबसे बढ़िया उपाय है। ठीक है, और संक्रमण अगर उच्च हो जाता है तो मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, बार बार हाथों को धोना, बीमार लोगों से दूर रहना, ये सब इसकी सुरक्षा के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1836 में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1836 में लॉर्ड आर्कनेल्ड ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1836 से लेकर 1842 तक इन्होंने भारत में सेवा की। इन्हीं के कार्यकाल में आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। इन्हें भारत में वाणिज्यिक उद्योग के विस्तार के लिए जाना जाता है। कुछ और अगर बात कर लें, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो 1828 से 1835 तक के थे जो है। इन्होंने सती और अन्य क्रूर संस्कारों को खत्म किया। इन्होंने ठगी पर रोक लगाई। 1833 का चार्टर एक्ट जो था इन्हीं कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ की अगर बात करें तो 1835 1836 तक थे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करें 1813 से 1823 तक था। ठीक है, इसने भारत में सर्वोपरिता की नीति शुरू की। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप ठीक है का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 1992 मणिपुर में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है 1992 में मणिपुर में पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इतने सारे प्रश्न मिल पाए थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे भाई जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।